अस्सलाम वालेकुम ऑल मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट्स। आज का इंटरव्यू ख़ास तौर पे डेंटल ग्रेजुएट्स के लिए है। मैं हूं डॉक्टर मुबीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुबीन ऑफिशियल। हमारे साथ डॉक्टर अनस आज़म मौजूद हैं और डॉक्टर शोएब मौजूद हैं। दोनों पीजीआर हैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के मियो हॉस्पिटल के। जैसा कि आपको पता है डेंटल सर्जन की जो सीट्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं और ये एक 8-9 महीने की बहुत लंबी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। आपको ये जैसा कि पता है 200 सीट्स आई थी पीपीएससी की डेंटल सर्जन्स की। वो बाद में हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। वो हम ढूंढते रहे सब लोग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस सारे सिनेरियो के पीछे हमारे साथ जो डॉक्टर अंस हैं और डॉक्टर शोएब हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। वो इस तरह कि ये कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे उन सीट्स को निकलवाने के लिए। आज जो आपके पास जो सीट्स मौजूद हैं 200 सीट्स की जो दोबारा से अनाउंसमेंट आई है, उनमें इन लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मौजूद है। तो हम आपको सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को, और फिर आप लोगों को थैंक यू करते हैं कि आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, और इस स्ट्रगल का सारा क्रेडिट ऑब्वियसली आप लोगों को जाता है। और दूसरी बात ये है कि अब जो शॉर्ट लिस्टिंग या फिर जो है वो टोटल, अब ये सुनने में आ रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही, तो बल्कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इसका क्रेडिट भी इन दोनों को जाता है। तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब। तो क्या कहेंगे डॉक्टर हंस, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबीन, आपने जो है वो इंट्रो में जो है वो काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये सारा जो प्रोसेस है इसमें डॉक्टर मुबीन का भी हाथ है। ये नहीं है कि इसमें सबकी स्ट्रगल है। डॉक्टर मुबीन जो है वो आप लोगों तक न्यूज़ भी लाते रहे और स्ट्रगल में शामिल भी होते रहे हमारे साथ। तो डॉक्टर मुबीन का भी थैंक यू कि ये भी हमारे साथ शामिल हुए इस सारे प्रोसेस में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता ही है, जैसे आपने बताया कि सीट्स अनाउंस हुई पहले हमारी, और उसके बाद रिटन एकदम से रिटन एग्ज़ाम आ गया फॉर ऑल। फिर रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सीट्स गायब, पहले सीट्स गायब हुई, फिर रिटन एग्ज़ाम आया एकदम, फिर वो उसका मसला शुरू हो गया। फिर शॉर्ट लिस्टिंग का एक नया क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर काफ़ी मसाइल जो है वो यंग ग्रेजुएट्स जो हमारे जो अभी यंग ग्रेजुएट होके आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे उस क्राइटेरिया में। तो हमने सजेशंस भी ली कम्युनिटी से, और उस सजेशंस को फिर हमने देखा और उस पर डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने चेयरमैन जो पीपीएससी हैं उनसे भी मीटिंग की, डायरेक्टर से मल्टीपल मीटिंग्स की। उसके अलावा फिर फॉलो अप आपके सामने करते रहे हैं हम। फॉलो अप इस केस को काफ़ी जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे करते रहे हैं। तो मतलब इस सारे प्रोसेस के पीछे हमारा मकसद एक था, वो मकसद ये था फ़ायदा। फिर मैं वही हर आप इंटरव्यू में बात करते हैं तो फ़ायदा सबसे पहले मैं यही कहता हूँ, लोग क्रिटिसिज्म जो करते हैं उनका पता वो ये कहना चाहते होते हैं कि फ़ायदा इनका है तो ये कर रहे हैं। जो हमारी एक परसेप्शन है या एक वैसे ही न्यूट्रल बंदे के माइंड में एक चीज़ आती है कि इन लोगों का फ़ायदा होगा तो फिर तब ये ऐसा कर रहे हैं। इस चीज़ में ना मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, ना शोएब डॉक्टर शोएब हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं, आपका भी इसमें मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसका था वो आज पता चल गया सबको जब इंटरव्यू फॉर ऑल आया। हमारा मकसद ये था कि अपॉर्चुनिटी मिले सब कैंडिडेट्स को कि वो एटलीस्ट अपीयर हों, अपॉर्चुनिटी हो, इंटरव्यू हो, रिटर्न हो, कोई भी चीज़ हो ऐसी हो कि जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिले। 3400 लोगों ने अप्लाई किया, ये नहीं कि उसमें से 1000 का इंटरव्यू ले लो और बाकियों को किसी साइड पे वो किसी मतलब खुदे लाइन लगा दो। 2400 बंदा बगैर अपीयर हुए ही फारिग हो जाए, ठीक है। सही। तो इसमें हमारा मकसद ये था कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सबको अपॉर्चुनिटी जो है वो दे रहे हैं। इंटरव्यू फॉर ऑल हो गया है और सब इंशाल्लाह अब इसमें अपीयर होंगे इंटरव्यू में, और एटलीस्ट वो अपना जो भी उनका वो ये बाद में कोई बंदा नहीं कह सकेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसी पे मैं कहूँगा थोड़ा कंटिन्यू करें और डॉक्टर शुएब भी इस पे थोड़ा सा बताएं कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। जी, डॉक्टर अनस साहब ने बिल्कुल जिस तरह से डिटेल में ये बात बताई है, देखें जो इंटरव्यू फॉर ऑल है ये तो सबका हक है कि सब लोग जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले।
अब हमारे लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम बहैसियत पीजीआर अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के इन चीज़ों को फॉलो करें। हालांकि हमें इन चीज़ों का आउटकम भी ऐसा नहीं पता होता कि इनका आउटकम क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इस चीज़ के पीछे डटे रहे हैं। और डॉक्टर अंस ख़ास तौर पर डॉक्टर मुबीन का इसमें बड़ा रोल है कि उन्होंने ना इन चीज़ों को पुश करते रहे बार बार कि हम जो है इस चीज़ को फॉलो करें। दूसरा ये है कि जो डेंटल सर्जन्स हैं अभी बेचारे, अगर उनको फ़र्ज़ करें अपॉर्चुनिटी ना मिले तो अभी एटलीस्ट उनके पास ये एक होप तो है ना कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी ना हो, उसको अपीयर होने का मौका ही ना मिले, तो वो तो बेचारा डिसहार्ट हो जाएगा कि वो दिल में तो वो यही सोचेगा कि जी मेरे पास, मैं अगर अपीयर होता तो हो सकता है कि मेरी सिलेक्शन हो जाती। ठीक है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि जब हम चेयरमैन साहब से मिले थे तो उनको यही बताया जा रहा था, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जी हम जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से करें कि हम सिलेक्टिव लोगों को बुलाएं। जो लोग हमारे मेरिट क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं हम सिर्फ उनको बुलाएं। लेकिन इससे ना बड़े सारे जो डेंटल सर्जन्स हैं उन बेचारों का हक मारा जाना था। तो इस तरह से ये एक बड़ा अच्छा जो है वो एक अच्छे तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक प्रोसीजर इस तरह से बन गया कि अब सब लोग जो हैं उन सबको एक फेयर चांस मिलेगा कि वो लोग अपीयर हो के अपना, अगर उनमें पोटेंशियल है तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर अंस मुझे ये बताएं कि सारे जो इंटरव्यू हैं वो 3 डेज़ के अंदर आ रहे हैं, 22, 23, 24 इस तरह की डेट्स हैं, तो ये सारे जो सिटीज़ हैं वो इन 3 दिनों में सारों के इंटरव्यू होंगे? अच्छा, मैं वो थोड़ी सी चेयरमैन साहब की जो बात है ना वो कंटिन्यू कर लूँ। डॉक्टर शुएब की ना, उन्होंने चेयरमैन साहब की बात की तो डॉक्टर शुएब भी थे मीटिंग में, मैं भी था और साथ हमारे 2 और कोलीग्स भी थे। तो चेयरमैन साहब को जब हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी सबको दें, तो वो बड़ा रूड हुए थे इस बात पे और उन्होंने हमारे साथ मतलब काफ़ी बहस की थी और इस बात पे ना, और उन्होंने हमें चुप दबाया भी था, अच्छा खासा दबाया था। लेकिन हमने उनकी बात पे ये नहीं सोचा कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, दब जाएं और ना बात करें, हमारे लिए कोई मसला हो जाता। हमने बोल्ड बोले थे वहाँ पे भी कि सर हम जो है वो ये चाहते हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, आप फिर इस पे जो भी डिसीजन लेने जाते हैं वो बता दें, हम अपना राइट जो है वो यूज़ करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अभी इंटरव्यू की डेट अनाउंस हुई है जो पीपीएससी की साइट पे प्लानर में आ रही हैं, उसमें बेसिकली 4-5 आ रहे हैं सेंटर्स। एक लाहौर का सेंटर आ रहा है, मुल्तान का आ रहा है, फैसलाबाद का आ रहा है। ये 4 मेरे ख्याल से सेंटर्स आ रहे हैं अभी, 3 है, रावलपिंडी 4 सेंटर्स आ रहे हैं और इनकी कुछ की 4 दिनों में इंटरव्यू हो रहे हैं, कुछ के 3 दिनों में। अच्छा, इसका ये नहीं सीन कि ये 3 दिन के अंदर सब कैंडिडेट्स को, जितने भी लाहौर के कैंडिडेट्स हैं सबको कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह रावलपिंडी, इसी तरह मुल्तान, कि वो 3 दिनों के अंदर सब कैंडिडेट्स को नहीं कवर करेंगे। इंटरव्यू जिनके अभी 21, 22, 23 तारीख को है ना इंटरव्यूज़, ठीक है, उनको 4 दिन पहले कॉल उन्होंने मैसेज भी किया है और ईमेल भी किया है। अगर किसी का नंबर चेंज हो गया है तो उसको ईमेल आ जाएगी, किसी की ईमेल आईडी ख़राब है या वो उसका पासवर्ड नहीं पता तो उसको मैसेज आ जाएगा। दोनों ऑप्शन है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाकी जो दिनों में होंगे, बाकी ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के लिए प्रोसेस है। 1.5 से 2 महीने ये इंटरव्यू चलते रहेंगे, हर वीक में इंटरव्यू होंगे। इसी तरह 4 से 5 दिन पहले इन कॉल करके या मैसेज करके या ईमेल करके बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है। सबको इकट्ठा नहीं बताया जाएगा कि अभी आपका जी कल इंटरव्यू है, किसी को ये नहीं बताया जाएगा कि आपका 10 दिन बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू इसी तरह कंटिन्यूस बेसिस पे बताया जाएगा कि आज जो है वो 4 दिन बाद किसका इंटरव्यू, उसको आज बताया जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, 2 महीने इंटरव्यूज़ होते रहेंगे। कुछ सेंटर्स जैसा कि सरगोदा, डीजी खान वगैरह हैं, उनको ये अल्टरनेट करके चलाएंगे। ठीक है, मतलब अभी जैसे कुछ लोगों का जो डीजी खान या सरगोदा सेंटर था उनको मैसेज नहीं आया या उनका प्लानर में शो नहीं हो रहा, तो वो जो उनसे कंफर्म किया तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में वो अल्टरनेट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर उनके लाहौर वगैरह या आगे पीछे हैं। तो बीच में ही वो किसी दिन 1 या 2 दिन जो है सरगोदा का रख लेंगे, वहाँ कैंडिडेट कम है, डीजी खान में कैंडिडेट कम है, तो 1-2 दिन वो वहाँ का रख लेंगे। तो इसी तरह अल्टरनेट बेसिस पे ये इंटरव्यू कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो शुएब ये बताएं कि सेंटर, सबसे पहले सेंटर का बताएं कि चेंज हो सकता है या नहीं, यस और नो?
नहीं, सेंटर चेंज नहीं हो सकता। ये मैंने खुद एक दफ़ा पीपीएससी फ़ोन करके और वैसे भी जाके ऑफिशियल से मिलके पूछा था। उन्होंने कहा था कि बिफोर इसी के कि आपकी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर आ जाए, उस वक्त अगर आप चेयरमैन पीपीएससी को एक एप्लीकेशन लिखें, आप अपनी रीज़न ऑफ एक्सक्यूज़ बताएं, रीज़न या एक्सक्यूज़ बताएं जो भी आपका है जिस वजह से आप चेंज कराना चाहते हैं। उसके बाद वो उसको अगर कंसिडर करके हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब जब एक दफ़ा कॉल लेटर सबके लिए आ जाता है, फिर उसके बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि रेफरेंस चलता है इसके अंदर या नहीं? देखें सर, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ज़्यादातर तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं पिछली बार या उससे पहली बार भी, तो मेरिट जो है ज़्यादा एम्फेसिस तो मेरे ख्याल से मेरिट पे होता है। जो लोग काबिल होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में, जो चीज़ें वो बेसिकली बहैसियत एक डेंटल सर्जन जो एक उन्हें पता है ना कि उन्हें किस तरह का रिक्वायर्ड बंदा चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर तो उन्हीं की सिलेक्शन होती है। बाकी जहाँ तक रेफरेंस की बात है, तो रेफरेंस तो पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट चलता है, तो इसमें कोई मिथ वाली बात नहीं है। रेफरेंस तो लाजमी तौर पे चलता है। लाजमी तौर पे चलता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो पैनल होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा, वो उसमें कौन कौन लोग होंगे, ज़रा इन्हें शॉर्टली बता दें। जो पैनल होता है उसमें एक तो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेरी करता है मेंबर कितने होंगे टोटल, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। उनमें से ज़्यादातर दो जो हैं, कभी स्पेशलिस्ट जो हमारे डेंटल सर्जन हैं वो होंगे, कभी एक स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन होगा और साथ में एक मेडिसिन का बंदा होगा। तो तकरीबन 3-4 लोग होते हैं। उसके अलावा इंट्रोडक्शन जो है वो ब्यूरोक्रेट करते हैं, और उसके बाद बाकी जो हमारे फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो फील्ड के डॉक्टर्स हैं वो पूछते हैं। डॉक्टर अंस, आप ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन कौन से लेके जाने होंगे वहाँ पे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इसका स्पेसिमेन, इनके बारे में ज़रा शॉर्ट डिटेल बता ये दें। बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमने एक डिटेल इंटरव्यू प्रिपरेशन पे भी एक इंटरव्यू हमने दिया था। अगर कुछ लोग वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ताकि उनके इंटरव्यूज़ वाले सारे क्वेश्चन जो है जितने भी पूछे हुए हैं सारे उसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसमें हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारी आपको लिस्ट ईमेल आता है, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही आपको कॉल आएगी उसमें ईमेल आती है, एक ईमेल में सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है। बाकी सारे सीधे साधे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन उसमें दो चीज़ें जो मुश्किल पेश आ रही है लोगों को, एक तो ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी जहाँ भी काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट में कर रहा है, प्राइवेट में कर रहा है, एडहॉक पे कर रहा है, किसी भी चीज़ में कर रहा है, ठीक है। इवन क्लिनिक वाले भी जो कर रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन पड़ा हुआ है पीपीएससी की साइट पे, आपने पीपीएससी की साइट से डाउनलोड करके उसी के ऊपर अपना एक्सपीरियंस जो है ना सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है एनओसी, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट का भी स्पेसिमेन जो है ये पीपीएससी की साइट पे पड़ा हुआ है, आपने वो डाउनलोड करना है। उसके ऊपर आपने जो गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं ढॉक पे या किसी भी लेवल पे, उन्होंने ये एनओसी अपने डिपार्टमेंट से, बेशक वो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ से एनओसी लाजमी लेना है। अपने कंपिटेंट अथॉरिटी जो कि सीईओ हेल्थ है, आपने वहाँ से जो है वो अपना एनओसी जो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट है वो लेना है, और लेटेस्ट लेना है। जिन्होंने पहले ले लिया हुआ है वो उसको रिन्यू करवाएं जल्दी से ना। इसमें लेटेस्ट लेना है। ये बड़ा लोग पूछ रहे हैं कि ये वही चल जाएगा, वो नहीं, आप लेटेस्ट लें जो भी इसकी जो रिसेंट डेट है। उसके अलावा दूसरा एक ये पॉइंट भी है, जल्दी से मैं ये भी कवर कर दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये लेंथी प्रोसेस है। ये मतलब नहीं है कि कल आपका इंटरव्यू होगा और 10 दिन बाद आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पे ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लगेंगे। सारा इंटरव्यूज़ 2 महीने होंगे, फिर उसके बाद 3 से 4 महीने रिजल्ट पे लगेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शंस होंगी, सिलेक्शंस होने के बाद फिर अपॉइंटमेंट्स होंगी, अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर कहीं पे भी आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंटमेंट हो जाती है। इस पर बाद में डिटेल से बात करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर हंस के 3400 जो कैंडिडेट्स हैं उसमें 200 को तो सीट्स मिल जाएंगी, और बाकी जो है वो क्या उनकी क्या फेट है, पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए 2 लाइन में, फिर आप बताएं। हाँ, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है, और इसमें हम बिल्कुल हम अपने बाकी जो ग्रेजुएट्स हैं या यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनके साथ हैं कि 200 लोग तो हो जाएंगे, लेकिन 3400 और 3200 फिर भी बच जाएंगे, उनका क्या बनेगा, ठीक है। तो उसमें सब यही कहूँगा कि एक तो वो डिसहार्ट ना हो, एक जगह पे अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं हुई या आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो 100 रास्ते और भी हैं, उसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं।
और हम ये भी आपको यही यकीन दहानी यहाँ पे कराते जाएं कि हम आपके लिए भी दोबारा से, हमारी ये कोशिश या स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी, हम इसके बाद भी कोशिश करेंगे कि सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों, हमारे जितने भी यंग ग्रेजुएट्स या जो सीनियर्स हैं वो आ रहे हैं फील्ड में, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएँ ज़्यादा। और ताकि वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकें। और इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस और हैं, उस पर भी अगर सेशन बाद में रखा जा सकता है तो मैं डॉक्टर शुएब से कहूँगा कि वो भी इस पर थोड़ा सा बता दें कि क्या एडवाइस करेंगे। जो देखें जी, पीपीएससी कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं, ठीक है। तो अगर किसी की पीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होती तो और बहुत सारे रास्ते हैं, अल्लाह ताला जो भी करता है अपने बंदे के लिए बेहतर ही करता है। तो मैं ऐसे क्वैक्स को जानता हूँ जो कि डेंटिस्ट, जो जनरल डेंटिस्ट है, उससे बहुत ज़्यादा अर्न करें। उसकी वजह क्या है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता क्लिनिक खोलने का। हालांकि क्लिनिक लॉन्ग टर्म में पीपीएससी की सीट से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, उसमें अभी ग्रोथ अच्छी है। पीपीएससी का क्या पता कल को एमटीए एक्ट आ जाए और उसके बाद फिर इनकी जो परमानेंट स्टेटस है वो ख़त्म हो जाए, 2-2 साल के इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाए। तो इस बारे में आपको कोई इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि ये लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव है हमारा, पीपीएससी की सीट नहीं होगी तो हम पता नहीं क्या हमारे कैरियर ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। दूसरा ये कि एमफिल जो है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ हैं, जैसे कि लेवल 3 की एफपीएस की डिग्री है, उसके अलावा एमफिल की डिग्रीज़ हैं, एमएससीज़ हैं, बाहर आप जा सकते हैं एमपीएच करने। तो 100 जो है वो रास्ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी की सिलेक्शन नहीं होती तो उसको डिसाइड होने की बजाय दूसरे जो रास्ते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर अंस और डॉक्टर शुएब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और इनको एक दफ़ा फिर गाइड किया पीपीएससी के लिए।